नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 18 दिसंबर से शुरू हुआ सदन की कार्रवाई 3 दिन तक चली, जिसमें विधायकों ने अपने क्षेत्र के सवाल उठाए, जिनका संबंधित मंत्रियों ने जवाब दिया। कार्रवाई के दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला है। हरियाणा विधानसभा में इलेक्टोरल रिफॉर्म यानी कि चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान खूब बवाल मचा। बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने इस प्रस्ताव को पेश किया और इस पर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो वहीं सीएम सैनी ने बताया कि हाउस के अंदर 3 चर्चा प्रस्ताव आए हैं। पहला वंदे मातरम, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव और तीसरे दिन इलेक्टोरल रिफॉर्म, लेकिन कांग्रेस ने तीनों पर चर्चा से इनकार कर दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए आपको बताते चलें कि लगातार निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और हर जिले में सभी सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं। मैं जानकारी में बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे 2014 से पहले हर साल माननीय अध्यक्ष जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर 4 मिलते थे, 700 डॉक्टर एमबीबीएस मिलते थे और 700 डॉक्टर। कभी यह विचार नहीं हुआ कि हमने प्रदेश के लोगों की हेल्थ की सुविधाएं बढ़ानी है, उनको प्राइवेट के ऊपर छोड़ दिया गया। किस प्रकार से उनका शोषण होता था, यह अभी मामन खान कह रहे, कहा जी गरीब आदमी का। आज हॉस्पिटल के अंदर दवाई भी मिल रही है। आज ये 700 से बढ़ करके हमने 2500 कर दी हैं। 2500 हर साल एमबीबीएस की सीटें मिल रही हैं और ये जो 4 थी स्पेशलिस्ट की, 200 के करीब में हर साल हमें मिलते हैं स्पेशलिस्ट भी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कहने का भाव यह है, इसको और हमने सुदृढ़ करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को, जितने हॉस्पिटल थे, जहां 30 बेड का था उसको 50 बेड का किया, जहां 50 बेड का था उसको 100 बेड का किया, जो 100 बेड का था उसको 200 बेड का किया, जो 200 बेड का था माननीय अध्यक्ष जी उसको 400 बेड का किया। मेडिकल कॉलेज करे, इतने मेडिकल कॉलेज हुए हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको किस गति से काम हो रहा है, प्रदेश के लोगों के हित के अंदर जो ये बात कह रहे हैं, हमने ये निर्णय किया कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक सभी सुविधाओं से सुसज्जित हॉस्पिटल होगा। 10 हॉस्पिटल हमने तैयार करके जनता को समर्पित कर दिए हैं और बाकी 22 के ऊपर काम चल रहा है, वो भी शीघ्र दे देंगे। वहां सीटी स्कैन भी, अल्ट्रासाउंड भी, वहां एमआरआई भी, सब सुविधाएं, और वहां लेबोरेटरी भी। माननीय अध्यक्ष जी, सारी सुविधाएं उन हॉस्पिटलों के अंदर हम दे रहे हैं। वहां के एनवायरमेंट की भी, एनवायरमेंट भी मान ले वहां गंद फैला ना हो जिस प्रकार के फैल रहा था जी, उसकी भी स्वच्छता का। हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने हरियाणा दुकानात और वाणिज्य प्रतिष्ठान विधेयक 2025 को विधानसभा में पारित करवा दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य छोटे व्यवसायों पर अनुपालन का बोझ कम करना, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करना। और विज ने बताया कि अब 20 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी, केवल व्यवसाय की सूचना देनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये विधेयक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने और श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए है। साथ ही ओवरटाइम की अवधि बढ़ाई गई है और नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र अनिवार्य किए गए हैं। तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 जो आज हम पास करने जा रहे हैं, ये बहुत पुराना कानून बना हुआ है, 1958 में बना था। उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है और ये जो बिल आज हम पास करने जा रहे हैं, ये दुकानदारों के, कर्मचारियों के, दोनों के बेनिफिट में है सर। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताना चाहूँगा। पहले हर दुकानदार को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी। आज भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे कर्नाटक,
अगर एक भी उनके पास कर्मचारी ना हो, अकेला दुकान करता हो, तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना। हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान संशोधन विधेयक 2025 जो आज हम पास करने जा रहे हैं, ये बहुत पुराना कानून बना हुआ है, 1958 में बना था। उसके बाद से बहुत सारी परिस्थितियों में परिवर्तन आया है और ये जो बिल आज हम पास करने जा रहे हैं, ये दुकानदारों के, कर्मचारियों के, दोनों के बेनिफिट में है सर। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट बताना चाहूंगा। पहले हर दुकानदार को अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती थी। आज भी कुछ प्रदेश ऐसे हैं जैसे कर्नाटक, अगर एक भी उनके पास कर्मचारी ना हो, अकेला दुकान करता हो, तो भी रजिस्ट्रेशन करवाना। महेंद्रगढ़ के राव तुलाराम चौक स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद में गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। परिजनों के अनुसार गांव खातोदड़ा निवासी मरीज को 4 दिन पहले हार्ट की समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने बताया था कि मरीज को हार्ट की बीमारी है और साथ ही यहाँ स्टेटस जो है वो डाला जाएगा। आरोप ये भी है कि इलाज से पहले अस्पताल ने बड़ी रकम ले ली है, लेकिन इससे जुड़ी कोई भी रिपोर्ट परिजनों को नहीं दी गई है। परिजनों का ये भी कहना है कि स्टेंट डालने के 2 दिन बाद में मरीज की हालत बिगड़ गई और अस्पताल लाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। और साथ ही ये भी आरोप लगाए गए कि अस्पताल में कोई स्थायी विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं थे। बाहर से बुलाए गए डॉक्टरों ने लापरवाही से इलाज किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया। परिजनों और अस्पताल प्रबंधन की दोनों की ओर से जो है वो पुलिस को लेकर शिकायत दी गई। मामले की जांच की जा रही है। सर यहाँ पर हम अपने भाई को लेकर आए थे 4 दिन पहले जी। उस दिन इन्होंने बोला कि हार्ट की बीमारी है। फिर ये बोले कि छल्ले डलेंगे, हम इसका वो ऑथोरेपी क्या होता है वो करेंगे, कौन जो ऑथोराइटी वो करेंगे। उसके बाद फिर इन्होंने पैसे मांगे। हमने कहा कि पैसे ले रहे हो, अगर वो छल्ला नहीं डलेगा तो डलवाओगे। उन्होंने कहा कि नहीं डलवाएंगे। इन्होंने बोला दिखाएंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिखाया। अब वो छल्ला डाल दिया। अब 2 दिन हुए, 2 दिन बाद ही अब भाई अचानक से ऐसी दिक्कत हुई कि वो बिल्कुल डेड हो गए। हम यहाँ पर लेकर आए, करेंगे डेड है तो हम कहाँ पर लेकर जाएंगे। डॉक्टरों की लापरवाही क्या इसमें? बिल्कुल डॉक्टरों की लापरवाही है। डॉक्टर को यहाँ पर डॉक्टर है नहीं। यमुनानगर में दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित समन्वय द विंटर कार्निवल में कार्यक्रम का हिस्सा भी बने और इस अवसर पर आयोजकों ने सभी बच्चों की मेहनत और उत्साह की सराहना की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों का शानदार प्रदर्शन केवल मनोरंजन नहीं बल्कि उनके ज्ञान, समर्पण, अनुशासन और रचनात्मकता को भी उजागर करता है। इस तरह के आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास, टीम भावना और कला के प्रति प्रेम बढ़ता है, जो समाज और युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य में अहम योगदान देता है। उन्होंने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। यमुनानगर जिले के कोट मुकरामपुर गांव में मुस्लिम समुदाय का 2 दिवसीय जलसा हुआ, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए। इस दौरान मुस्लिम और सिख समाज के लोगों ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। सिख समाज के लोग जलसे की तैयारी से लेकर आयोजन तक मुस्लिम समाज की मदद करते रहे। साथ ही हरिंदर सिंह और दलजीत सिंह ने कहा कि उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ मिलकर 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी और जलसे में हर जगह सहयोग किया। इस आयोजन ने आपसी भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया है। नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक मिसाल भी पेश की है। साथ ही जलसा पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और संगठित तरीके से संपन्न हुआ। यहाँ तो
महीने से ज़्यादा ही होगा इस सेवा में चल रहा काम। ये सारा कोई तकरीबन इकट्ठे होकर सारे काम कर रहे, जो भी अपना कराना अपना समझ का कर रहे सब। बहुत खुशी है हम जलसे की, बहुत अच्छी बात है। रब का नो लेना बहुत जरूरी, देखो सारे काम भी जरूरी पर यो जरूरी है सबसे पहले। इस चीज़ ਨੂੰ कभी समझे ही नहीं जी। हमारे यहाँ तो बहुत अमन चैन है जी, हम तो आपस में एक भाईचारे ते रहा जी। और हम तो आगे भी मैसेज सब यही दे भी ये भाईचारे ते रहो, और सब उस रब के ही बंदे हैं, कोई चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सब उस रब के बंदे हैं। तो मेरा तो यही सब आगे यही अपील है भाई, भी अपना भाईचारा बना कर रखो और नफरत ना फैलाओ, और जो कोई नफरत फैला रहा है उसकी बात सुनो ना। हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री महिपाल ढांडा ने अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना बयान दिया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायक के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने पर भी अपनी बात रखी है। यही क्वेश्चन कांग्रेस ने सदन में भी लगाया था लोकसभा में, और लोकसभा में हमारे माननीय मंत्री यादव जी ने उसका स्पष्ट उत्तर दिया था कि कितने प्रतिशत अरावली पर खदान कहिए या उस पर जो खनन हुआ है वो कहिए, वो हुआ, मगर बाकी अरावली को कोई टच नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सेफ और सुरक्षित है। ऐसा उत्तर लोकसभा में भी दिया है और ये सत्य भी है। अब ये जो 100 मीटर उठाए हुए, ये इनको थोड़ी पता है इस बात का जो कांग्रेस बोल रही है, इनको किसी ने बोल दिया होगा। ये सुनी सुनाई बातों को आधार बना के लोकसभा में और विधानसभा में आते हैं, फिर अपनी भद पिटवाते हैं। यही क्वेश्चन कांग्रेस ने सदन में भी लगाया था लोकसभा में, और लोकसभा में हमारे माननीय मंत्री यादव जी ने उसका स्पष्ट उत्तर दिया था कि कितने प्रतिशत अरावली पर खदान कहिए या उस पर जो खनन हुआ है वो कहिए, वो हुआ। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव का अरावली क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम होता है, अगर कोई अवैध खनन होता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरकार किसी तरह की कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होने देगा। का डिसीजन है, आई थिंक 4 माले भी हैं उसके अंदर और 100 मीटर की डिस्टेंस है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि वो सही है तो आगे चल के आई थिंक यही बात होती है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज़ अ हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द हरियाणा विधानसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया और वॉकआउट किया है। साथ ही कांग्रेस नेताओं ने, आपको बताते चलें कि उनका कहना है कि स्पीकर ने बार बार आग्रह के बावजूद चर्चा बंद नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग ही लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का जिम्मेदार है, न कि राज्य सरकारों का। उन्होंने आरोप ये भी लगाया कि हरियाणा में मतदान के बाद अचानक से 7% वोटिंग जो है वो बढ़ी है, जो संदेहास्पद है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने इसे संविधान के खिलाफ बताया और कहा कि इस पर चर्चा सिर्फ संसद का अधिकार है। इस बात पे किया है, हमने बार बार आग्रह किया कि जो है ना तो रेजोल्यूशन की कॉपी दी हमारे को, रेजोल्यूशन की कॉपी पहले देनी चाहिए थी, हम देखते हुए क्या है, लेकिन ये कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के, केवल जो है इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार है। वो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, ना तो डायरेक्शन दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को, ना और कोई कार्य कर सकते, ना सुझाव दे सकते, समझे ना। तो ये मामला है। और जो यहाँ बात कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन में भी वोट दर्ज थी, हम तो जवाब इलेक्शन कमीशन से मांग रहे हैं। जो राहुल जी ने कहा या हमने जो कहा वो इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, ना कि इनको। छूटने की बात तो सरकार से ही कह रहे हैं।
गद्दी छोड़ का जो नारा आप दे रहे हैं वो गद्दी कब छोड़ रही का है है आज? सरकार से कोई बात ही नहीं है, आज तो रेजोल्यूशन आज की बात हो आज रही तो है। रेजोल्यूशन की बात थी। अंडर रूल resolution की बात 84 थी। जो रेजोल्यूशन एक्सेप्ट किया। स्पीकर का कहना है कि काफ़ी डिटेल स्टडी के बाद इसकी भाषा को और पूरे सब्जेक्ट को हमने मंजूरी दी। मैं बता रहा हूँ ना भाई, जब हमने कहा हमारी बात तो पूरी सुने, तब ये कहा, जब हमने ये यहाँ तक आग्रह कर लिया कि भाई मेरा व्यू है, हमारा व्यू है, आपका व्यू है, इनका व्यू है, एजी से बात कर लो, कंसल्ट करो। तो एजी को क्यों नहीं बुलाया गया? एजी को बुलाते, कानूनी राय ले सकते, लेते हैं भाई यहाँ हो सकता है डिस्कस किया। हमारे हिसाब से ये हमारे डोमेन में नहीं है। बताओ आप बताओ। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मीडिया गैलरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मैं छठी बार विधानसभा आया हूं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया, काम रोको आंदोलन दिए प्रस्ताव दिया, शॉर्ट टर्म नोटिस दिए, लेकिन हमारा एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। क्या कहा आगे सुनाते हैं आपको। जवाब किस बात का दिया? एसवाईएल का दिया उन्होंने, चंडीगढ़ का मामले का स्टेटस उसका जवाब दिया, कोई भी किसी दान घोटाले का दिया, दान घोटाले का जवाब दिया। उसी जो मुद्दे हमने उठाए थे उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। वो टनल बताते रहे, 1 घंटा टनल कौन सी टनल खोदी भाई नहीं, हरियाणा में कौन सी टनल खोदी है, मेरी समझ से बाहर है। आप मुख्यमंत्री की स्पीच निकाल के देख लो, अगर एक सवाल का जवाब भी दिया हो, एक का भी, आप स्वयं वहां थे, स्पीच निकलवाओ उनकी, अगर एक भी हमारे सवाल का जवाब दिया। किसी सरकार को वो करनी चाहिए, उसमें रिव्यू में जाना चाहिए, है रिव्यू में जाना चाहिए। ये हरियाणा के हित में नहीं है, हरियाणा के लोगों के हित में नहीं है, और ना ही अरावली के हित में है। वहाँ जंगल ही खत्म हो जाएगा, पहाड़ी पर खत्म ही हो जाएगा, और ये जो प्रदूषण है, पोल्यूशन और ज्यादा होगा। देना चाहिए था भाई, हरियाणा सरकार का क्या स्टैंड था और क्या स्टैंड लेने जा रहे हैं हरियाणा। मैं ये कह रहा हूँ, हरियाणा के हितों की रक्षा करने में सरकार विफल है, चाहे एसवाईएल हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे अरावली हो। तो ये सरकार का ये जो ट्रेंड चल पड़ा है कि विपक्ष को अलंकृत करने का, और तो क्या अब इसके खिलाफ क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? मूक दर्शक बनाने का प्रयास है, उसके लिए उसके खिलाफ तो हम आए ना, आप लोगों से उम्मीद रखते हैं इस बात को उठाएं। प्रजातंत्र का एक मजबूत अंग आप भी हो, मीडिया है, आपकी जिम्मेवारी बनती है। क्या हो रहा है पहले निकाल के देख लो, कभी ऐसा हुआ हो तो। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने सोमवार को जिला सचिवालय पलवल में दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए नगर परिषद पलवल के कार्यों में अनियमितताओं पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ को सभी कार्यों को विजिलेंस जांच के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा, जनता का पैसा केवल जनता के कामों पर ही खर्च होना चाहिए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य पूरा करने पर री-टेंडर किए गए कार्यों की सूची उपलब्ध कराने और सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए हैं। 191 कर्मचारियों में से ये बताएंगे इसमें जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा होती है, उनकी प्रगति के बारे में होता है। कहीं अगर देर समय होती है तो उसका संज्ञान लेकर उस पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। तो इसलिए रूटीन की बैठकें हैं, समीक्षा की है, बहुत से काम रुके हुए हैं, जिन पर तुरंत कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिया है। और जहाँ तक नगर परिषद की बैठक है उनमें बहुत शिकायतें आई थी। मैंने निरीक्षण किया था 191 कर्मचारी। इंद्री के गढ़ी बीरबल गांव में एक व्यक्ति का शव खेत में पेड़ से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने शव को देखने के बाद में पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान गढ़ी बीरबल गांव के रहने वाले सुभाष के रूप में हुई। मृतक के चाचा ने बताया कि सुभाष पेड़ आदि काटने का काम करता था। वह बीती शाम में लापता था। परिजनों ने शाम को लेकर रात तक उसकी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। इसके बाद शाम को खेत मालिक घास लेने के लिए गया तो उसने सुभाष को अमरूद के पेड़ पर लटका हुआ देखा।
जिसने घटना की जानकारी तुरंत पुलिस और परिवार को दी है। उन्होंने बताया कि मृतक नशा करने का आदी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। फरीदाबाद सेक्टर 33 स्थित विद्युत मंत्रालय के राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान ने रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत डिस्काम कर्मचारियों के लिए नेतृत्व एवं रणनीतिक प्रबंधन विषय पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। और इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जोधपुर और त्रिपुरा सहित देश के कई राज्यों से 30 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। RDSS is a very comprehensive program, and for any distribution company professional, you must know what is its whole agenda, menu, and what all it's trying to address. I was part of the team when RDSS was approved, but RDSS was reviewed before its approval by Honorable Prime Minister himself twice. And he asked very difficult questions to us, and we tried to elaborate the program before it got approval from the cabinet. RDSS, in my view, brings 4 very important interventions in the segment. First is the preconditions and annual evaluation. And welcome to NPTI. It is really an honor and privilege for NPTI to host you all senior professionals in this institute, and there can be no better beginning when our mentor Shri Alok Kumar ji, who has really spearheaded the power sector as in his active role as Secretary Power, and thereafter also. Sir, I am extremely thankful to you, sir, for guiding us and for giving your blessings on this occasion. And I can tell you, sir, with conviction that RDSS is really becoming a game changer. Hold. It was. But we're cruising towards the end of the program. When Alok Kumar. फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।